ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पिछले 1.5-2 साल से रशिया यूक्रेन वॉर चालू है। उसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होगी क्या नहीं और उसका ह्यूमंस पर क्या इफेक्ट गिरेगा। उसके बाद लास्ट ईयर 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल का वॉर चालू है। उसमें भी मास डिस्ट्रक्शंस हो रहा है। अभी तक 35,000 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और अगर इसराइल की भी ऐड कर दी तो ये 38,000 तक कैजुअलिटीज चली जाती हैं। 38,000 लोगों ने अपनी उस वॉर में, हमास इसराइल वॉर में अपनी जान गंवाई हुए हैं। ये कमी था कि एक और नया न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। उसके बारे में हम लोग अभी डिस्क्राइब करते हैं, विश्लेषण करते हैं थोड़ा। वेनेजुएला, शायद ये आपको देश पता ना हो। 7 कॉन्टिनेंट जो है पृथ्वी पर, अर्थ पर, उसमें से एक कॉन्टिनेंट है लैटिन अमेरिका, जिसको दक्षिण अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्टिनेंट पर आप मैप में देख लीजिए, वेनेजुएला ये कंट्री है जो कि एंडीज पर्वतरांग जो है, एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका के, उसके पीक पर, उसके मतलब एकदम नॉर्थ पर ये कंट्री बसी हुई है। इस कंट्री में एक हेम्बोल्ट करके ग्लेशियर था, वो मेल्ट हो चुका है। साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आने वाले 10 साल में ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट हो जाएगा, बट ये उससे भी फास्टर स्पीड से ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है और अब वहाँ पर एक ग्राउंड बन चुका है, हरी घास उगाई है उस ग्राउंड पर। ये जो है हेम्बोल्ट ग्लेशियर जो है ये मेल्ट होने के बाद टोटल वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर्स थे। 5 ग्लेशियर्स जो है वो ऑलरेडी 2011-12 के करीब वेनेजुएला के ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो चुके थे। ये लास्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला में जो कि मेल्ट हो चुका है। अब इस वजह से साइंटिस्ट लोग और दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर और ग्लोबल सी लेवल राइजिंग पर ध्यान रखते हैं, उन्होंने एक वार्निंग इशू की है कि जितना एक्सपेक्टेड टाइम उन्होंने अंटार्कटिका का जो है ग्लेशियर्स मेल्ट होने का डिसाइड किया था, या हिमालय के ग्लेशियर्स मेल्ट होने का डिसाइड किया था, या यूरोपियन ग्लेशियर्स मेल्ट होने का डिसाइड किया था, उससे भी फास्ट स्पीड से ये जो ग्लेशियर्स है अंटार्कटिका, हिमालय, यूरोप वगैरह के, वो मेल्ट हो सकते हैं। एक वार्निंग दी है जिसकी वजह से सी लेवल आग ऊपर तक आ सकती है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं, मुंबई, बीजिंग, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सी के अंदर समा सकती है, सी के अंदर जा सकती हैं, जिसकी वजह से मानव जाति पर एक नया खतरा, एक नया संकट पैदा हो सकता है। तो ये जो ग्लेशियर्स थे वेनेजुएला के, टोटल 6 ग्लेशियर्स जो कि अब मेल्ट हो चुके हैं, अब उनका नामो निशान बचा नहीं है वेनेजुएला में। ये सी लेवल से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वतमाला में थे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो चुके हैं और जिसका अब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने में लग गए हैं कि ये इतनी जल्दी क्यों मेल्ट हो गया है। तो इसके पीछे के कारण भी इस टाइप से हैं, क्योंकि जैसे ही 17th-18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होता है, आधुनिकीकरण चालू होता है और कंपनी, कारखाने लगने चालू हो जाते हैं। यूरोप से लेके एशिया तक धीरे धीरे ये कारखाने फैलने चालू हो जाते हैं। कोयला जला के आप बिजली बनाते हो, यूरेनियम रिएक्टर से आप कभी यूरेनियम बॉम्ब का परीक्षण करते हो, यूरेनियम रिएक्टर से आप बिजली बनाते हो। उसके बाद आप ग्रीन हाउसेज जो है, मीथेन ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, और आप जो भी फर्टिलाइजर अपनी खेत में यूज कर रहे हो, जिसके वजह से पृथ्वी के आजू बाजू, अर्थ के आजू बाजू जो भी एक ओजन, वायु की ओजन लेयर थी वो डैमेज हो चुकी है। उसकी वजह से सूरज की डायरेक्ट किरणें अर्थ पर आती हैं और ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो चुका है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगी है। टेम्परेचर नॉर्मली 40, 45, 50 डिग्री तक कहीं कहीं पहुंच जा रहा है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का एक नया जो प्रॉब्लम चालू हो गया है ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से। अब ह्यूमन इस ग्लेशियर्स मेल्ट होने की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, वो भी साइंटिस्ट लोगों के पास एक बड़ा क्वेश्चन बन के उभरा है, क्योंकि अंटार्कटिका में पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ है और आने वाले 1 सदी में, मतलब आने वाले 100 ईयर में 80% हिमालय और अंटार्कटिका का ग्लेशियर मेल्ट हो सकता है। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने चेतावनी जारी की हुई है, जिसकी वजह से इंडिया में जो नॉर्थ साइड की जो 12 माह बहने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना से लेके जितने भी रावी, कोसी, सतलज, इनमें पानी कम हो सकता है। जो कि माउंटेन पर जो भी ग्लेशियर्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर के रिसोर्स होते हैं। बरसात में, बरसात का रिवर में पानी आता है नॉर्थ इंडिया में, और गर्मियों में ये मेल्ट जब होते हैं ग्लेशियर्स, तो इस रिवर में एक पानी का फ्लो बहते रहता है। अगर ये मेल्ट हो जाता है ग्लेशियर्स,
तो जो पीक पर रहने वाले एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनको फ्रेश वाटर के प्रॉब्लम का दिक्कत होती है और वो पीक छोड़ के, माउंटेन छोड़ के ग्राउंड लेवल पर आना चालू हो जाएंगे और खेती में भी पानी की कमी महसूस की जाएगी। उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर 2-3 डिग्री और बढ़ जाएगा। मतलब अभी जो 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, ये लगभग 48 टू 50 डिग्री नॉर्मली चला जाएगा, या कहीं कहीं जहां 48 डिग्री 45 डिग्री अभी है, वो 50 डिग्री भी पार कर लेगा। उसके बाद जो माउंटेन के पास रेयर स्पेसिस रहते हैं या ओशियन में जो रेयर स्पेसिस रहते हैं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। और ये जो स्पेसिस हैं, ये हिस्ट्री के बुक में दर्ज हो जाएंगी कि ऐसे अर्थ पर, माउंटेन पर स्पेसिस पाई जाती थी। अब ये सारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें अल नीनो का भी एक साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल नीनो का भी जो है हेम्बोल्ट, ये जो ग्लेशियर है, इसको मेल्ट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल पे अदा किया हुआ है, इसने प्ले किया हुआ है अल नीनो ने, हेम्बोल्ट जो ग्लेशियर है उसको करने का, क्योंकि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ जा रही है तो कहीं सूखा दिखाई जा रहा है। सबसे ज्यादा यूरोप में इसका फर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूरोप में 8 से 10 महीने तक बर्फ बिछी रहती है, स्नोफॉल होते रहता है वहां पर 3-4 महीने तक। अब वहां पर स्नोफॉल भी कम होने लग गया है, कहीं पर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, कहीं पर स्नोफॉल ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यूरोप बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट चेंज का विक्टिम बना हुआ है। और वो कस्में खा रहा है कि वो ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो कोयले से बिजली बनाना बंद कर देगा। अब वो अपनी जो बिजली है वो यूरेनियम से बनाएगा, या वो कोयला छोड़ के जितने भी और ऑप्शन है, सौर ऊर्जा हुआ या कुछ और ऑप्शन है वाटर से, उस ऑप्शन को देखेगा। जापान ने ऑलरेडी कोयला को त्याग दिया है, कोयले से बिजली नहीं बनाएगा ये प्रॉमिस किया है। तो दुनिया के लगभग सारे जो नेशंस है, इंक्लूडिंग G7 और जो है नेशन से, उन्होंने कस्मे वादे खाना चालू कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम सीरियसली लेंगे और ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोग काम करना चालू कर देंगे। ये जो मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, यूरेनियम से आप बिजली बना रहे हैं, आप ग्रीन हाउसेज से मीथेन हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में एक सपोर्ट मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पीक पर है। और ह्यूमन स्पेसिस जो है, अब तो ह्यूमन स्पेसिस पर एक खतरा मंडराने लगा है कि आने वाले 100 ईयर में, 100 साल में अगर ये सब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या बचा के रखेंगे, क्या देखे जाओगे? क्या आप फोटो में ही दिखा के जाओगे कि हिमालय कभी ऐसा हुआ करता था जिस पर हमेशा 12 महीने बर्फ बिछी रहती थी, या अंटार्कटिका कभी ऐसा हुआ था जिस पर हमेशा ग्लेशियर्स छाए हुए रहते हैं। नॉर्मली ग्लेशियर्स उसको कहा जाता है जो एक 20 से 25 मीटर की एक बर्फ की, हार्ड बर्फ की परत होती है, एक बर्फ का टुकड़ा होता है जो नॉर्मली मेल्ट होते रहता है। और मेल्ट जब होता है तो अपने आप ये लोकेशन चेंज करते रहता है, वाटर के साथ बहते रहता है, और ये कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। बट अब ये ग्लोबल वार्मिंग से इसका जो स्पीड है मेल्ट होने का बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो पीक पर रहते हैं एनिमल्स और बर्ड्स, उनका वहां पर सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको फ्रेश वाटर मिलेगा नहीं। फ्रेश वाटर का रिसोर्स होता है ये जो ग्लेशियर्स होते हैं। तो आदमी को जरा ठहर के और रुक के सब देशों को एक बार सोचना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मुद्दा है, और इसको सॉल्व करने के लिए एक रोड मैप बनाना होगा और उस रोड मैप पर काम करना होगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर सके। तो अभी के लिए आइए चलिए देखते हैं चलते चलते में क्या है। तो चलते चलते में है, कल ही मैंने आपको बताया था अनवरुल अंसार, बांग्लादेश के एमपी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने भारत आए हुए थे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आए हुए थे। उनका 12 मई को आए थे, 13 मई से मिसिंग पाए जाते हैं और उनका मर्डर हो गया है, ऐसे सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस डिपार्टमेंट ने शक जताया था। अब वो शक सही साबित हो रहा है। उनके दोस्त गोपाल विश्वास ने कंप्लेंट FIR की थी पुलिस में लॉन्च, कि वो मिसिंग बताए जा रहे थे अनवरुल अंसार। तो पुलिस ने अब धीरे धीरे इसकी पर्दे खोलना चालू कर दिए हैं। किलर को भी पकड़ लिया है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की हुई है, 5 करोड़ रुपए लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की थी बांग्लादेश के 3 टाइप के MP। अब उनको हनी ट्रैप में फंसाया गया था और हनी ट्रैप में फंसाकर उनको मारा गया। उनके ही, अनवरुल अंसार के ही बचपन के दोस्त जो कि अभी करंटली US अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने सुपारी दी थी इनको मारने के लिए। ये कोई स्मगलिंग का मुद्दा था, स्मगलिंग में पैसे का कुछ लेन देन था, गोल्ड स्मगलिंग में, जो कि नीचे ऊपर हो गया था। इनका जो गुना बेरीज था, कमीशन था, ये नीचे ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से इनके US के दोस्त का इनके खिलाफ जहर भरा हुआ था उसके मन में। तो उसने अपने ही एक दोस्त से हनी ट्रैप करवाया इनको और इनका प्लान मर्डर करवाया। पिछले 1 साल से उनके हर गतिविधि पर रेकी की जा रही थी।
बांग्लादेश के एमपी के अनवरुल अंसार के हर गतिविधि पर रेकी की जा रही थी और उन्होंने ही, उसके दोस्त ने ही टिप देकर अनवरुल अंसार का इंडिया के बांग्लादेश में मर्डर करवाया हुआ है। अब बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री ने भी एक बयान जारी किया है। वहां पर बांग्लादेश में भी 2-3 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इंडिया में भी 4-5 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या सामने आता है मैं आपको बताते रहूंगा। दूसरी न्यूज ये है कि पुणे की पोस्ट कार्ड का जो माइनर एक्यूज है उसको बचाने की एक्सरसाइज जो की जा रही थी, उसके ब्लड सैंपल्स हुए या उस पर जो भी धाराएं लगानी थी वो अलग धाराएं लगाई गई। ब्लड सैंपल, उसके जो अल्कोहल सैंपल जो लिए गए थे वो बहुत ही लेट लिए गए और इसमें लोकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह, ये जो न्यूज़ में एलिगेशंस निकल के आ रहे थे, इसकी वजह से 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस अफसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और विक्टिम के फादर को, विशाल अग्रवाल को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है और विक्टिम के ग्रैंडफादर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि ग्रैंडफादर ये अलेंज कर रहे थे कि उनका जो ड्राइवर है गंगाराम, उसने ये इंसिडेंट किया हुआ है। उसने 2 लोगों को कुचला हुआ था, अश्विन और ये अमित करके। विक्टिम ने नहीं कुचला हुआ था, बट वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ विक्टिम को कार से बाहर खींच के निकालती है। 2 करोड़ रुपए की पोर्चे कार है ये, विक्टिम को बाहर खींच के निकालती है और मारती है। बट ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि विक्टिम ने गाड़ी नहीं चला रहा था उस टाइम उनका ड्राइवर गंगाराम गाड़ी चला रहा था। ऐसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पुलिस को और मीडिया में प्रोवाइड करते हैं, तो उसके वजह से उनके ग्रैंडफादर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पैसे के रसूख से ये लोग विक्टिम को बचाना चाह रहे हैं। अब देखने का मुद्दा ये रहेगा कि नेशनल मीडिया इसको किस तरह से हाईलाइट करती हैं, क्योंकि विक्टिम जो है बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। तीसरा मुद्दा है बांग्लादेश के एक्स आर्मी चीफ जो हैं उनको यूएस ने बैन कर दिया है। उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी यूएस में ट्रैवल नहीं कर सकती। बांग्लादेश के ये जो एक्स आर्मी चीफ है जिनका नाम है अजीज अहमद, ये बांग्लादेश के बैन हो चुके हैं, यूएस में ट्रैवल नहीं कर सकते। उनकी फैमिली भी यूएस में ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि इन पर करप्शन के चार्जेस हैं। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बांग्लादेश के गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें अपने भाई को दिलवाने के लिए या भाई के रिलेटेड जितने भी कंपनीज थी उनको दिलवाने के लिए इनका पार्टिसिपेशन या इनकी कुछ हिस्सेदारी सामने आई है, ऐसा अमेरिका का कहना है। इसी की वजह से अमेरिका ने इन पर बैन लगाया हुआ है। वहीं बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है, अवामी लीग पार्टी, उसके स्पोक पर्सन ने कहा हुआ है कि उनको बांग्लादेश के इस ओल्ड टैक्टिक्स का कुछ भी फर्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि अमेरिका को ये पुरानी आदत है अमेरिका की कि वो दूसरों के मुद्दों पर, दूसरों के घरेलू मामले में अपनी बड़ी सी नाक अड़ा देता है जाके, और बांग्लादेश कतई ये इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा और बांग्लादेश कतई ये दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। चौथी खबर है, आज 25 मई है और आज दिल्ली का 7 लोकसभा सीट पर इलेक्शंस होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वोटिंग कर दी है। वोटिंग करने के बाद बोला उन्होंने महंगाई पर वोट दिया हुआ है, उन्होंने लोकतंत्र बचाने पर वोट दिया हुआ है। तो आगे का जो भी न्यूज़ एनालिसिस निकल के आता है आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ट्रांस मीडिया फोरम। थैंक यू वेरी मच।